बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के साथ कि सेल होता क्या है। कि सेल जो वर्ड है सबसे पहले वो लिया गया था लैटिन वर्ड सेल्ला से, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स या फिर छोटे छोटी जो कमरे होते हैं, चेम्बर जिसे हम कह सकते हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है। और ये जो टर्म ये सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। कहाँ की थी? कॉर्क सेल में। कैसे की थी? कॉर्क सेल जो है यानी कि हिंदी में जिसे बोलते हैं काग। काग मतलब जो बोतल्स होती हैं, कांच की बोतलें, उनके ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा लगाया जाता है जिसे कॉर्क बोला जाता है। जो जैसे कि शैंपेन की बोतल्स वगैरह में आता है, या फिर पुराने टाइम में जो सेलर्स वगैरह होते थे वो बोतल के ऊपर लगा के रखते थे। वो काफ़ी हार्ड मटेरियल, वो पानी के ऊपर तैरता है, हल्का होता है काफ़ी वो, और हार्ड भी होता है। तो जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल का एक सेक्शन कट किया था और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसे क्या पता चला कि एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था वहां पे। ठीक है। तो वहां उसे पता चला कि सेल है, क्योंकि उसने खाली स्पेस देखा था काफी, जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर होता है। तो रॉबर्ट हुक ने इस बारे में लिखा था अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इसने रॉबर्ट हुक ने लिखा सेल के बारे में कि सेल होता क्या है, उसने उसको कैसे डिस्कवर किया था, उसकी दिखने में अपीयरेंस कैसी थी, ये सारी बातें। तो अगर हम सेल को डिफाइन करें तो सेल एक बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जो कि काफी कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज्ड होगी। उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस आता है वैसे कंसीडर करें तो, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के कंसीडर बोला जाता है इकट्ठा। उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, वो सेल की एक एनवेलप के अंदर काफी एक सिचुएटेड मैनर के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें अब एक टर्म आती, सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दो जर्मन साइंटिस्ट थे। थे जर्मन थे, एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। 1838 में दी थी इसने 1839 में। इसका नाम था मैथियस श्लेडेन, और ये था थियोडोर शोन। इन दोनों ने क्या कहा था कि जो सेल है, सेल बेसिक यूनिट है, बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है लाइफ की। पहला पॉइंट। दूसरा इन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और उसके डेरिवेटिव से ही मिलके बने हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो। और तीसरा कहा था कि सेल जो है, और तीसरी उन्होंने एक बात कही थी, जो ये थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी वायरस पे और वायरोइड्स, यानी कि ए सेलुलर चीजें जितनी भी उनके ऊपर ये थ्योरी अप्लाइड नहीं होगी। इस चीज को आगे फर्दर इलैबोरेट किया था किसने? एक और जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, रुडोल्फ विर्चोव। इसने दिया था 1855 में।
कि जो सेल है वो कैसे अराइज होगी, यानी कि नई सेल कैसे बनती है। इसने स्टेटमेंट दी थी, इसने वो थी ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि जो सेल है वो पुरानी सेल से ही डिराइव होगी, यानी कि जब सेल डिवाइड होगी तो उसी से नई सेल बनेगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर या फिर उससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सेल डिवीजन के अंदर। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को बांटें तो 3 टाइप के होंगे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और एसेलुलर, जिसमें एक सेल प्रेजेंट होगी, काफी ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगी, यानी कि एक से ज्यादा, और इसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होगी। इसमें सारे माइक्रोब्स, यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, सिंगल सेल एल्गी एक्सेट्रा, मल्टीसेलुलर प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें। और एसेलुलर में आएंगे वायरस, वायरॉइड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आएंगी एसेलुलर के अंदर। अब अगर हम इसके बाद बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल, चल एक बात और, जो सेल है वो टोटीपोटेंट होती है नेचर के अंदर, यानी कि जो सेल वो किसी भी एक अलग रूप में खुद को डेवलप कर सकती है, ये उसकी खासियत होती है। और ये स्टेम सेल्स में काफी अच्छी तरह से पाई जाती है, ये जो ये खूबी है वो। हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को की बात करें, एनिमल प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बाहर से अंदर की तरफ बात करेंगे, इसमें एब्सेंट होगी। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की मोस्टली, सेलुलोज सॉरी सेल वॉल, सेलुलोज की सेल मेम्ब्रेन, सेल वो हम इसके डिफरेंस की बात करें, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगी। दूसरा, इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि खाली जगह, काफी बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस सेंटर की बजाय थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाएगा। एनिमल्स के अंदर मोस्टली एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट होंगे तो काफी पुअरली डेवलप्ड होंगे और बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। तीसरा, अगर हम बात करें, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स जो प्लांट के लिए खाना बनाती है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होगा। इसके बारे में हम सेल डिवीजन के अंदर बात करेंगे। प्लांट सेल में जो फूड है वो होगा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर, और यहाँ पे ग्लाइकोजन। अब आपने 2 टर्म पढ़ी होंगी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब, इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इस सेल के अंदर, वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट नहीं होगा, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होगी, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा।
इसमें नए टाइप का न्यूक्लियस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से अरेंज होगा, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से अरेंज होंगी और प्रॉपर फंक्शन होगा उन सभी का। ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, ये प्रेजेंट होगा मोस्टली ऑर्गेनिज्म जितने भी बच गए बिसाइड्स मोनेरा किंगडम के अलावा सब में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट मोनेरा। अब इसकी बात करते हैं। न्यूक्लियस जो है सिंपल स्ट्रक्चर होगा इसका, एक तो सेल का, इसका कॉम्प्लेक्स होगा। तीसरा पॉइंट, जो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा। डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही बिखरा रहता है, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा और उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए है वो नेक्ड होगा, यानी कि स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। स्टोन प्रोटीन्स क्या काम आते हैं, वो डीएनए को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, उसका साइज कंपैक्ट करने में, ताकि वो इजीली सेल के अंदर फिट हो सके और सेल डिवीजन में वो अच्छे से रेप्लिकेट भी कर सके और डिवाइड भी हो सके। लेकिन रेप्लिकेशन के टाइम में स्टोन प्रोटीन गायब हो जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, बॉडी एक्सेट्रा, ये सारी एब्सेंट होगी, इसमें सब प्रेजेंट होगा। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होंगे, ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल भी है। 70S होगा इसमें 70S और 80S दोनों टाइप का आरएनए इसके राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे यूकैरियोट में, जबकि 70S प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट में। इसमें सेल वॉल प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगी, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी यूकैरियोट्स के अंदर। अब इसके बाद बारी आती है सेल वॉल की। अगर हम बात करें, सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन होगी, जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा सेल में, वो सेल मेम्ब्रेन होगा, आउटर मोस्ट होगी। फिर इसमें क्या होगा कि जो फंगस है, फंगस में ये बनी होती है काइटिन की, साइनोबैक्टीरिया में होगी पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होगी साइनोबैक्टीरिया में, फंगस में काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करें अरेंजमेंट की किस टाइप से सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होगी,
तो सबसे पहले तो होती है मिडिल लैमेला, फिर उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, देन आफ्टर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी एंड सो ऑन, जितनी भी होगी मोस्टली टर्शियरी तक आगे खत्म हो जाती है। मिडिल लैमेला जो होगी वो बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो दो सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। जैसे कि दो ईंटों को जोड़ने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह मिडिल लैमेला काम करता है दो सेल्स के बीच में। प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहरी होगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। यानी कि जो सेल वॉल है वो बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करती है, यानी कि अंदर की तरफ सबसे नई सेल वॉल होगी और बाहर की तरफ जो होगी सबसे पुरानी सेल वॉल होगी। सेल वॉल का काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन से, या फिर जो टर्जिडिटी आती है यानी कि पानी में जब सेल स्वेल कर जाती है उसको फटने से रोकता है कौन, सेल वॉल। इसको प्रॉपर उसका शेप उसकी साइज को मेंटेन रखता है सेल वॉल। अब सेल वॉल के बाद आता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारे मॉडल्स आए थे, कई साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। सबसे पहले इसका बारे में बताया था डैनियली डेविसन ने 1935 में इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसे बोला जाता है ट्राइलैमिलर मॉडल। ट्राइलैमिलर मॉडल, तो ट्राइलैमिलर का मतलब क्या हुआ? ट्राइलैमिलर का मतलब है कि जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो 3 टाइप की उसमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी, यानी कि एक प्रोटीन की, बीच में लिपिड्स, फिर प्रोटीन। तो 2 तो लेयर होगी प्रोटीन की और एक लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की लेयर होगी। यानी एक सैंडविच की तरह ये मॉडल इन्होंने बताया था। जो प्रोटीन की लेयर थी वो 20 एंगस्ट्रॉम थिक थी, दोनों 20-20 एंगस्ट्रॉम की, और बीच में जो लिपिड था वो था 35 एंगस्ट्रॉम थिक लेयर जो थी वो थी फॉस्फोलिपिड की। तो इन्होंने कहा था कि टोटल जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, मोटाई है, वो थी 75 एंगस्ट्रॉम के करीब। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था। इसके बाद बारी आई थी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, जो दिया था रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने कब दिया था ये मॉडल? रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में। इन्होंने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो कुछ हद तक पहले जो हमने मॉडल डिस्कस किया डैनियल डेविसन का, उसके हिसाब से मिलता जुलता था इनका जो मॉडल था। और इन्होंने क्या कहा था कि एक लेयर होगी कॉम्पैक्ट काफी, जिसमें दोनों साइड प्रोटीन होगा और बीच में जो है लिपिड होगा। उन्होंने इसको अलग अलग नहीं बताया था, बाकी एक ही लेयर बताया था कि बस एक डार्क बैंड प्रेजेंट होगा उस चीज का। इन्होंने इस चीज को अलग अलग बताया था कि 2 प्रोटीन लेयर है, बीच में फॉस्फोलिपिड है, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सबसे लेटेस्ट जो मॉडल आया था वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। कब दिया था? ये दिया था 1972 में। 1972 में इन्होंने कहा था कि
लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होंगी, जैसा कि पहले ही बात की गई थी पिछले मॉडल्स के अंदर। इस टाइप से 2, लेकिन इसमें फ्लूइडिटी होगी, यानी कि जो लिपिड्स हैं वो अपनी पोजीशन फ्लिप ओवर कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। और इसका नेचर जो है फ्लूइड होगा, सॉलिड नहीं होगा, यानी थोड़ा तरल सा होगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसके अंदर। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था 1972 में उन्होंने किया था। और अगर हम इसको समझना चाहें तो इसको समझने के लिए इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इस टाइप से काफी ज्यादा आगे जुड़े हुए हैं। तो जो ये हेड रीजन है, ये जो पार्ट है ये होगा हाइड्रोफिलिक, यानी कि पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा ये पोर्शन। ये होगा हाइड्रोफोबिक, टेल पार्ट जो है, यानी कि ये पानी से दूर रहेगा। ये वाटर लविंग, ये वाटर हीटिंग पार्ट होगा। यानी कि जो किताब का जो पीछे वाला कॉम्पैक्ट हिस्सा होता है, ये मतलब किताब का पीछे वाला हिस्सा है, तो ये काफी कॉम्पैक्ट है, तो ये डाउनवर्ड फेस करेगा पानी की तरफ। अगर इसे हम पानी में डुबो दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर खुला हिस्सा किताब का पानी में जाएगा तो नुकसान करेगा, पानी से दूर रहना चाहेगा। इसी टाइप का उन्होंने मॉडल दिया था। ये हम एग्जांपल लें, जैसे गर्मियों का सीजन है, गर्मियों का काफी ठंडा सीजन है, बीमारियों का सीजन। इस सीजन में हम कैसे हो जाते हैं, हाइड्रोफिलिक, हमें नहाना बहुत पसंद होता है इस टाइम में। घर में भाई नहा लो, स्विमिंग पूल में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं घूमने के लिए। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ना, हम सारे हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, वो भाई साहब पानी मत गिरा, ठंड लग जाएगी, ठीक है। तो वही चीजें हैं, बस नेचर का फर्क है सारा। और कुछ टर्म्स आते हैं जैसे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है मोस्टली गैसेस में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। लेकिन डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मान लो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और यहाँ पे बहुत कम, तो यहाँ से ये पार्टिकल इस जगह पे मूव करेंगे। जैसे कि मान लो आप एक रूम के कॉर्नर में एक परफ्यूम छिड़क देते हो, अगरबत्ती जला देते हो, तो दूसरे रूम के दूसरे कोने तक उसकी खुशबू आ जाती है, क्योंकि डिफ्यूज कर दिया उसने, एक जगह से दूसरी जगह में मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हुए, क्योंकि एक जगह कंसंट्रेशन काफी ज्यादा थी उसकी परफ्यूम की और एक जगह कम थी, तो पूरे कमरे में जब तक वो बराबर फैले होते तब तक वो मूव करते रहते हैं। ये होता है डिफ्यूजन। अब बात आती है ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस डिफ्यूजन का ये टाइप है, लेकिन ये मेरी लिक्विड्स में होगा और एक सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये एक कंटेनर है, इसके बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। एक साइड यहाँ पे पानी भर दिया हमने और यहाँ भी पानी है बराबर मात्रा में, लेकिन यहाँ पे जो आयंस हैं, जो साल्ट नमक की मात्रा मतलब हमने इसमें नमक मिला दिया काफी ज्यादा मात्रा में, और इस पानी में हमने नमक नहीं मिलाया, तो इस पानी का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा, यहाँ से पानी राइज कर जाएगा, क्योंकि पानी की मूवमेंट इस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे ये है, ये भी फ्रॉम बी टू ए, यानी कि पानी यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम था, उसका वाटर पोटेंशियल यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो पानी जो है वो अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया उसने, तो ये क्या होगा, ओस्मोसिस हो गया, ज्यादा से कम की तरफ गया, यहाँ पे साल्ट ज्यादा है, यहाँ कम है। अगर हम इसी प्रोसेस को उल्टा कर दें किसी मशीन की हेल्प से, तो ये हो गया आरओ, जो घर पे लगाया जाता है ना, रिवर्स ओस्मोसिस। इसी प्रोसेस से पानी को फिल्टर किया जाता है।
अब बारी है प्रोटोप्लाज्म की। वो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म मेनली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और साइटोप्लाज्म जो है वो एक काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इसी की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, क्योंकि वो एक न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनेल्स के पास, एक्सचेंज करेगा गैसेस का सेल के अंदर। और जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? साइटोप्लाज्म। अब बारी अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है मैक्स शल्ट, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था 1861 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था कि ये काफी वाइटल पार्ट होगा किसी भी सेल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो ट्रांसफर होना है मटेरियल का उसके लिए, और सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सेल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल डेवलप के अंदर वो प्रोटोप्लाज्म में होगा। और इसके बाद हक्सले ने इसके बेसिस पे डिवाइड किया था किसको? लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये इन्होंने कब? इतना हो गया। अब इसके बारे में हम कुछ जनरल बातें करते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट सेल है ओस्ट्रिच सेल, और स्मॉलेस्ट सेल है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन सी होती हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, एंड अगर आप और कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ इस पे पार्ट अच्छा लगा है या कुछ बुरा लगा है, ताकि हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प कर सके। तो थैंक यू।